नमस्कार। फसल सलाह की आज की ये चर्चा हमारी बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम फसल सलाह ऐप से जुड़े हुए सभी किसानों की समस्याओं का समाधान इस शो में करेंगे। खरीफ की फसल बोई जा चुकी है, ख़ास तौर पर धान की फसल और अब रोपाई का समय है। तो रोपाई के समय पर क्या-क्या किन-किन बातों का ध्यान किसानों को रखना चाहिए ताकि उनकी फसल में कीट ना लगे, किसी तरह का रोग ना लगे, कम से कम खरपतवार हो। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए आज हम इस शो को लेकर आए हैं और हमारे साथ इनके इस पर समाधान देने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान आईएआरआई के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर जेपीएस डबास हमसे आज इस बारे में बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर डबास। शमिष्ठा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आज हम किसानों से बातचीत करेंगे। जी, जी। डॉक्टर डबास अभी क्योंकि कई फसलें जो हैं बोई जा चुकी हैं जिसमें कि प्रमुख फसल है धान और धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है कई जगह पर, कहीं-कहीं पर ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू हो चुका है। तो मेरा पहला सवाल क्योंकि ज़्यादातर जो किसान भाई हैं उनका जो सवाल आया है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जो धान की नर्सरी जो उन्होंने तैयार की हुई है तो उसमें कभी-कभी खैरा रोग लगने की समस्या आती है। तो उससे कैसे निपटा जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, कई बार जिंक की कमी से खैरा रोग लगने की संभावना धान की नर्सरी में भी होती है और खेत में भी होती है। तो उसके लिए हम किसानों को सलाह देते हैं कि वो जिंक सल्फेट का प्रयोग करें, खेत में भी और नर्सरी में भी। और ये जिंक की कमी की वजह से खैरा रोग लगता है। तो अगर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई प्रचुर मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करते हैं तो उनके खेत में खैरा रोग कम लगने की संभावना होती है, क्योंकि जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो देसी खाद के माध्यम से फसल को मिल जाते हैं। जहाँ पे अपनाते हैं तो वहाँ पे इस समस्या की समाधान ज़्यादा रहती है। हम अगर किसी भी एक फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं तो दोनों फसलों के लिए जिंक पर्याप्त होता है। जी, जी। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जब धान की रोपाई हो जाती है, तो जैसे एक नर्सरी से आगे रोपते हैं खेत में, तो उस वक़्त उनको किस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए ताकि उनका नुकसान कम से कम हो? समिष्ठा जी, जो हमारे उत्तर भारत के किसान हैं वो काफ़ी मात्रा में बासमती धान की खेती कर रहे हैं। और जो बासमती धान उगा रहे हैं, बासमती धान में एक प्रमुख समस्या आती है बकानी रोग की। और यह रोग जो है अधिकतर जितनी बासमती किस्में समय में आ रहा है, वो इसकी रोग की आने की 3-4 संभावनाएं। एक तो खेत में ही, आपके खेत में जो पहले धान लगा था तो तभी से कुछ फंगस बचा हो, कई बार ये नर्सरी से भी आ जाता है, तो ये रोग लगने की संभावना रहती है। इसके लिए बहुत जरूरी है, तो हमने बीज का उपचार करना है। और बीज का उपचार अगर नहीं कर पाए हैं तो जैसे आप नर्सरी निकाल, तो आपको प्रयास करना है कि पौधों की जड़ें बिल्कुल ना टूटें। अगर पौधों की जड़ टूटेंगी तो इस बकानी बीमारी के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको इस प्रकार से पौध निकालनी है खेत से, नर्सरी से, कि उसकी जड़ें ना टूटें। दूसरा, पौध निकालने के बाद उसको बेविस्टिन से 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल के अगर पौध को हम 6-7 घंटे रखेंगे और फिर रोपाई करेंगे तो ये बीमारी जो है पौध से खेत में जाने की संभावना कम हो जाती है। और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बीमारी की पहचान ये है कि पौधे लंबे लंबे हो जाते हैं, कमजोर होते हैं और वो पीले पीले होते हैं, इनके अंदर बालियां नहीं आती हैं और ये बीमारी बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए किसान भाई इसका ध्यान रखें कि बीमारी का प्रकोप कम से कम रहे, पहली बात। दूसरी बात आती है, जब भी हम रोपाई करते हैं, रोपाई करते के समय हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि खेत में जो पोषक तत्व हैं वो फसल को सही मात्रा में मिलें। तो जिन किसान भाइयों ने मिट्टी की जांच करवा रखी है वो मिट्टी की जांच के आधार पे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। जो किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करवा पाए हैं, वो हमें ये देखना कि हमें कौन सी फसल ले रहे हैं। अगर हम बासमती टाइप ले रहे हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा 100 से 120 किलो। लेकिन अगर हमारे पास एक मोटे धान की ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में हैं तो ये जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये 140 से 150 किलो की जा सकती है। फास्फोरस और पोटास की मात्रा लगभग 40-50 किलो के आसपास दोनों रखनी चाहिए। और जिंक सल्फेट, अगर आप गेहूं के बाद लगा रहे हैं, गेहूं में डाला है तो धान में नहीं डालें। लेकिन अगर गेहूं में नहीं डाला है तो धान की फसल में 10 किलो जिंक सल्फेट एक एकड़ में अवश्य प्रयोग करें और हेक्टेयर के लिए 25 किलो ये मात्रा हो जाती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फसल जो अच्छी मिलने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ साथ जब भी हम रोपाई करें
तो खेत में देख लें कि उसमें पानी पर्याप्त हो और एक ठीक से गादला उसको करके लगाएं। और पौधे से पौधे की दूरी अगर लाइन में रोपाई करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, उससे बीज का जो हमारा खरपतवार प्रबंधन है वो आसान हो जाता है। तो इसमें जो हमें स्पेसिंग रखेंगे, ये पौधे से पौधे की दूरी आप लगभग 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये हमारे किसान भाई अवश्य कर सकते हैं। और बकानी अगर खेत में आ भी गई है तो भी मैं यही कहूँगा कि बेविस्टिन का स्प्रे एक बार जरूर कर दें, बल्कि ड्रेंचिंग कर दें जहाँ जहाँ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि और उन पौधों को निकाल दें। और निकालें इस प्रकार से कि वो मिट्टी इधर उधर ना गिरे, और साथ में उनकी जगह दूसरे हेल्दी पौधे लगा सकते हैं, लेकिन जो पौधे लगाएं तो उनको उपचारित करके ही लगाएं। तो ये मैं धान के किसानों को सलाह देना चाहूंगा अभी। जी, मेरा अगला सवाल है कि जब धान की रोपाई हो गई उसके बाद एक खरपतवार की समस्या भी आ जाती है काफी बारी, तो जिसपे कि फिर उनको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों को काफी कुछ खर्च भी करना पड़ता है, समय भी लगता है। तो आपके हिसाब से उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, अगर हमारे किसान भाई लाइन में लगाते हैं तो इसमें हम मैकेनिकल तरीके से भी खाद खरपतवारों को रोक सकते हैं। अगर लाइन में नहीं रोपाई है और रोपाई आप कर चुके हैं और खरपतवार आने की संभावना है, तो उस समय हमें केवल दवाइयों का ही सहारा लेना पड़ता है। इसमें जो सबसे अच्छी दवाई है तो बीटाक्लोर यूज कर सकते हैं, जो प्री इमरजेंस होती है। और इवन रोपाई के 3 दिन बाद भी इसकी अगर हम लगाते हैं तो भी अच्छा रहेगा। या अनिलोफॉस भी एक दवाई है जिसकी लगभग 0.4 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट 1 हेक्टेयर में प्रयोग किया जा सकता है। और तब भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो फिर बेस्पेरिया फॉस एक दवाई आती है, क्लोर के नाम से मिलती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दवाइयों का अगर प्रयोग करते हो खरपतवारों का आप आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन अगर खरपतवार बाद में लगते हैं तो उसमें 2,4-D का प्रयोग हम 3 हफ्ते के बाद कर सकते हैं। तो उसका भी हम संभव, उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तो रुक जाते हैं, लेकिन जो सक्रिय पत्ते वाले खरपतवार हैं वो फिर कुछ किसानों को हाथ से भी निकालने पड़ सकते हैं। जी, जी। इस पे डॉक्टर डबास एक सवाल है, हमारे किसान भाई हैं जो हमारी फसल सलाह ऐप से जुड़े हुए हैं, यशवीर सिंह जी, उन्होंने पूछा है कि धान की फसल में रीजेंट दवा का उपयोग के बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे सकें तो? धान की फसल में किसका उपयोग? रीजेंट दवा। रीजेंट दवा? जी। एक्चुअली धान की फसल में रीजेंट दवा का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आपकी फसल में कोई कीड़ा लगा है। ये कीटनाशक दवाई है, इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब कीटनाशक कोई कीड़ा लगा है। तो इससे सबसे पहले मैं अपने सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि फसल के अंदर किसी भी दवाई का प्रयोग करने से पहले आप ये देखें कि आपकी फसल में कौन सी बीमारी या कीड़ा लगा हुआ है और उसका जो अटैक है वो किस स्तर का है, यानी कि आर्थिक दहलीज से ज़्यादा है या कम है। क्योंकि अगर कम होता है तो नेचर के अंदर जो कीट है, जो हानिकारक कीट हैं, उनके दुश्मन हमारे दोस्त कीड़े होते हैं जो उनको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कई बार दोस्त कीड़ों की संख्या कम होती है, जो दुश्मन कीड़े हैं उनकी संख्या बढ़ते हैं। तो दवाई का प्रयोग करने के लिए मैं तभी कहना चाहूंगा कि पहले आप ये देखिए कौन सा कीड़ा लगा है, क्योंकि हर कीड़े के लिए रेजेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रेजेंट का प्रयोग किसी खास कीड़े के लिए ही किया जा सकता है। धान की फसल रोपाई के बाद जो सबसे पहला कीट आता है वो आता है लीफ फोल्डर। और लीफ फोल्डर के लिए इस दवाई का उपयोग मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन अगर लीफ फोल्डर की प्रकोप बढ़ता है तो दूसरी दवाइयों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन रीजेंट का प्रयोग ना करें आप। जी, जी। एक और सवाल है तना छेदक कीट की समस्या को लेकर, तो उस पर आपकी क्या सलाह होगी? जितने भी हमारे किसान भाई तना छेदक, खासकर अगर धान की फसल की हम तना छेदक की बात करें, तो सबसे जरूरी है जब भी हम रोपाई करें तो रोपाई करते समय जो हमारी पौध है उसकी ऊपर की लगभग 1 से 2 इंच की पत्ती को काट देना चाहिए। क्योंकि अगर तना छेदक कीट का प्रकोप होगा तो इन पत्तियों के ऊपर उसके अंडे होंगे। आप इनको काट, तो यानी कि आपने कीट का काफी प्रकोप कंट्रोल कम कर, मतलब जो प्रकोप वो कम कर दिया है। इसके बाद बात आती है कि इसके लिए एक फेरोमोन ट्रैप आते हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं। अगर वो अपने खेत में लगा देते हैं तो आपको ये पता रहेगा कि आपके खेत में जो हमारा ये स्टेम बोरर है इसका प्रकोप किस हद तक है, इनके तना छेदक कीड़े का प्रकोप कितना है, हमें दवाई का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कौन सी चीज़ हमें अपनाएं जिससे इसका प्रकोप रोका जा सके। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। और अगर उनकी संख्या बढ़ती हो कीड़े की तभी दवाई का प्रयोग करें, अन्यथा दवाई का प्रयोग ना करें।
दूसरी बात आती है अगर ट्राइको कार्ड मिलता है, ट्राइको कार्ड जो है अगर आप अच्छी जगह से लेके अपनी फसल में लगा देंगे तो इसके अंदर जो है स्टेम बोरर के कीड़े खाने के लिए मतलब वो खा लेगा, तो आपके जो खेत में स्टेम बोरर लगने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर स्टेम बोरर लगता है तो हम ये देखेंगे उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना सक्रिय वो लगा हुआ है, और उसी के आधार पर दवाई का रिकमेंडेशन दिया जाएगा। अभी तो उत्तर भारत में बहुत कम है, ना के बराबर है। इस समय केवल लीफ फोल्डर के बारे में किसान सोच सकता है, और वो भी आज से 15-20 दिन बाद, यानी कि रोपाई के लगभग 1 महीने बाद ही हम लीफ फोल्डर का प्रकोप देखते हैं कि जो कुछ ज़्यादा होता है, जहां हमें दवाई का प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए तना छेदक के लिए अभी कोई दवाई ना डालें, केवल प्रिकॉशन के लिए आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें, ट्राइको कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सभी के सभी ये जैविक कीट कीट प्रबंधन की प्रक्रियाएं हैं। इससे आप कोई जहर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे ना तो वातावरण खराब होगा, ना आपके शरीर पर कोई नुकसान होगा, और आपकी जेब पे भी नुकसान कम होगा, और इससे हम कीड़े का प्रबंध आसानी से कर सकते हैं। जी, जी। एक और सवाल है कि एसआरआई मेथड को लेकर कुछ लोगों की जिज्ञासा है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा बता सकें? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये बहुत ही जी, उन्नत विधि है जिसको हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि किसान भाई को अपनी जो प्योद तैयार करते हैं उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें एसआरआई तकनीक के अंदर 10 से 14 दिन की पौध को खेत में रोपना है, जबकि आम किसान की जो धारणा बनी हुई है वो 25 से 30 दिन की पौध को ही खेत में रोपाई करता है या उससे अधिक दिनों की करता है, तो उससे वो ठीक से रेज नहीं कर पाता है। तो एसआरआई के लिए आपको जो पौध है उसको उगाने का तरीका स्पेशल होगा, जिससे आपकी पौध जो है 10 से 14 दिन में रोपाई के लायक हो जाए, उसको रोपाई कर सकें। और एसआरआई के अंदर जब हम रोपाई करते हैं तो लाइनों में करते हैं, लेकिन उसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एसआरआई में जो फुटाव है वो ज्यादा होता है। जितना हम छोटा पौधा रोपेंगे उतना ही उसके अंदर ज्यादा फुटाव होगा, और जब फुटाव ज्यादा होगा तो हम स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। जो हमने आम भाषा में अभी 20 और 10 की स्पेसिंग बताई थी, वो एसआरआई में कम से कम 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है, क्योंकि इसमें फुटाव ज्यादा अच्छा होता है। इसमें दवाइयों का प्रयोग कम करना पड़ता है, और पानी इसमें खेत में खड़ा नहीं रखते हैं, बल्कि समय समय पे पानी से सिंचाई करते हैं, खेत में दरार ना फटने दें, लेकिन उसको गीला रखें। खरपतवार निकालने के लिए एक खास किस्म के वीडर का यूज होता है, जिसको कहते हैं कोनो वीडर। और ये कोनो वीडर दो काम करता है, एक तो खरपतवार निकाल देता है और मिट्टी में मिला देता है, साथ साथ में उसकी जो मिट्टी है वो पौधों के साथ लग जाती है। जब मिट्टी पौधों के साथ लगती है तो पौधों में फुटाव ज्यादा होता है। तो एसआरआई विधि से हमारे किसानों को कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, बीज की मात्रा बचेगी, क्योंकि आप एक पौधा एक जगह लगा रहे हैं और आपकी स्पेसिंग बढ़ गई है, तो जहाँ 5 किलो की बजाय 2 किलो बीज में ही आपका 1 एकड़ क्षेत्रफल लग जाएगा। और दूसरी बात फायदा ये होगा कि आपके जो पैसे बचेंगे, क्योंकि जब नर्सरी आप तैयार करते हैं तो आम नर्सरी आपकी लगभग 30 दिन तैयार होती है, तो उसमें आपको काफी पैसा भी लगाना पड़ता है, पानी भी लगाना पड़ता है, देखभाल भी करनी पड़ती है। जबकि इसके अंदर नर्सरी जो है लगभग 10 से 12 दिन में तैयार हो जाती है और रोपाई की जाती है। दूसरा, जिसमें लाइन में लगाते हैं, स्पेसिंग ज्यादा होने से इसमें हवा का आवागमन अच्छा होता है, जिससे खरपतवारों का, कीड़ों का और बीमारी का प्रकोप कम होता है। खरपतवार के प्रकोप के लिए हम इसमें कोनोवीडर का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलता है, और इसमें हम ज्यादा पैदावार भी ले पाते हैं, पानी की भी बचत कर पाते हैं। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें बीज भी बचेगा, पानी भी बचेगा, पैदावार भी अधिक मिलेगी, और साथ साथ में आपको दवाइयों का प्रयोग भी कम से कम करना पड़ेगा। जी, जी। मेरा धान की फसल से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है, जिसमें कि अगर ये कहा जाए कि बहुत जगह बात हो रही है डायरेक्ट सीडिंग की, तो उसको लेकर आपकी क्या राय? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब हमारे पास में डायरेक्ट सीडिंग राइस की जो जंगल एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने के कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर हमारा पानी कम लगता है, और जब पानी की बचत होती है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, इसमें बीमारियों कीड़े का प्रकोप भी कम होता है। केवल इसमें जी, वीड मैनेजमेंट एक थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, कि जैसे ही हम जी, धान की बुआई करते हैं तो प्री इमरजेंस इसके अंदर एक पेंडिमिथिलिन नाम की दवाई आती है, उसका प्रयोग करते हैं, जिससे खरपतवारों का इनिशियल स्टेज में कंट्रोल हो जाता है, और बाद में दूसरी दवाई का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसमें अगर डायरेक्ट सीडिंग में करते हैं, इसमें एक तो बीज की मात्रा तो थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन लाइन में बुआई होगी,
और लाइन में बुआई होने के बाद में इसमें पानी खड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती, ना आपको पडलिंग करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो आपका खर्चा पडलिंग पे या खेत की तैयारी पे लगना था वो कम लगेगा, वो पैसा बच जाएगा। और डायरेक्ट सीडिंग जी राइस में पानी की बचत के साथ साथ में कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। हाँ, बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है क्योंकि हम इसमें सीधी बुआई करते हैं, उसमें हम ये उम्मीद नहीं करते कि पौधा हम लगा रहे हैं, और खरपतवार जी प्रबंधन के लिए भी हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर डबास। आपने बहुत-बहुत उपयोगी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, जो कि अभी धान की खेती कर रहे हैं, रुपाई का टाइम है, तो बहुत सारी आपकी बताई गई जो सलाह है, उस पर वो अगर काम करेंगे तो एक बेहतर फसल वो ले सकेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर डबास। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार जी। थैंक